Hello students, good morning. This is Pankaj Kumar, Assistant Professor of Commerce, TAV PG College, Siwan. Today we will discuss about Central Bank of India, जिसको हम RBI Reserve Bank of India भी बोलते हैं. This video is for MCOM semester 4. This is also for BCom second year, क्योंकि उनका एक सब्जेक्ट है मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, जो सब्सिडरी सब्जेक्ट है, पेपर 6, उसमें भी ये यूजफुल है, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. और एमकॉम 4th सेमेस्टर के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट जो इलेक्टिव पेपर है, पेपर 16, उसमें भी इस चैप्टर का इस चैप्टर को दिया गया है उनके कंटेंट में. तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. आज हम इसमें आरबीआई के मीनिंग, डेफिनेशन एंड फंक्शंस को पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक. द सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बैंक ऑफ ए कंट्री. सबसे बड़ा जो कंट्री का जो सबसे बड़ा बैंक होता है वो सेंट्रल बैंक होता है. एंड देयरफॉर occupies an important place in the monetary and banking system in a country. Besides economic stability, the central bank has an important role to play in the process of growth and development. सबसे बड़ा रोल अदा करता है किसी भी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट में. It has the monopoly of role नोट इशू. इसका एकाधिकार होता है नोट को इशू करने में. और ये नोट इशू, हालांकि जो सिक्के होते हैं वो गवर्नमेंट करती है, लेकिन जो नोट जारी करने का काम करता है वो सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का करता है. जैसे भारत का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसी तरीके से हर एक कंट्री का अपना अपना एक सेंट्रल बैंक है. बैंक ऑफ इंग्लैंड है जो इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक है, अमेरिका का फेडरल बैंक है. तो इस तरीके से हर एक कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक है जो नोट इश्यू करने का काम करते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैंकर्स बैंक. ये बैंकों का भी बैंक है, क्योंकि देश में जितने भी बैंक्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड बैंक, अनऑर्गेनाइज्ड बैंक, और इनकी जितनी भी कैटेगरीज हैं बैंक्स की, इन सभी को गाइडलाइंस इश्यू करने का काम भी उस देश का सेंट्रल बैंक करता है. भारत में आरबीआई हर वीकली, ईयरली, मंथली गाइडलाइंस इश्यू करता है. बैंक और बैंकों को, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और जितने भी बैंक्स हैं उन सभी को गाइडलाइन इश्यू करने का काम आरबीआई करता है. तरह तरह के बुलेटिन्स, आरबीआई बुलेटिन्स के नाम से भी मैगजीन जारी करता है, जिसमें रूल्स, रेगुलेशंस दिए होते हैं जो अदर बैंक्स इसको फॉलो करते हैं. इट शुड फंक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एंड वेल-बीइंग ऑफ द एंटायर कंट्री. इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो सेंट्रल बैंक का काम करता है. इन इंग्लैंड बैंक ऑफ इंग्लैंड है, और अमेरिका में फेडरल बैंक है जो इस तरह के जो सेंट्रल बैंक है. हम ये कह सकते हैं अब वर्ल्ड में जो पहला सेंट्रल बैंक था, इट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1668. 1668 ईस्वी में स्वीडन में ये पहला सेंट्रल बैंक बना था. लेकिन इट इज नॉट ऑथराइज्ड सेंट्रल बैंक. ये ऑथराइज्ड नहीं था. द ऑथराइज्ड सेंट्रल बैंक इज established in 1694 with the establishment of Bank of England. जो ऑथराइज्ड सेंट्रल बैंक था वो बैंक ऑफ इंग्लैंड था. 1694 में जो ऑथराइज्ड था, ये देश का पहला वर्ल्ड का पहला सेंट्रल बैंक माना जाता है. तो स्टूडेंट्स, अगर कोई ये पूछ ले कि सबसे पहला सेंट्रल बैंक जो ऑथराइज्ड था वो कौन था,
तो बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694। देखो ये जो सन वगैरह दिए होते हैं ये हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कॉमर्स के लिए हम देते हैं, टैट जितने भी देते हैं उसमें बड़ा ये क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए। वर्ल्ड का पहला सेंट्रल बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में जो ऑथराइज्ड बैंक था। तो इसकी अब हम डेफिनेशन करते हैं। एक पेपर को प्रेजेंट जब हम किसी क्वेश्चन को करते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है। जितना बढ़िया आप लोग प्रेजेंट करेंगे उतने ही नंबर मिलते हैं स्टूडेंट्स को। अगर थ्योरी का क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए उसका, उसके बाद उसका मीनिंग जैसे हमने अभी किया आरबीआई मीनिंग, और उसके बाद सेकंड नंबर पर डेफिनेशन दे दीजिए अंडरलाइन करके, एक या दो डेफिनेशन दोगे तो इससे आपकी प्रेजेंटेशन बढ़िया होगी। तो सबसे पहले अब हम डेफिनेशन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू समुल्सन के शब्दों में, एवरी सेंट्रल बैंक हैज वन फंक्शन। सभी जितनी भी कंट्री है उन सभी का जो सेंट्रल बैंक है उसका एक ही फंक्शन होता है। इट ऑपरेट्स टू कंट्रोल इकोनॉमी, सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट। क्या करता है ये? किस लिए ऑपरेट करता है? क्या ऑपरेट करता है? मनी को कंट्रोल करने की, मनी को सप्लाई करने की और क्रेडिट सप्लाई करने का सारा जिम्मा, सारा कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम शॉर्ट में करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो इस काम को करता है भारत में। आरबीआई इज एस्टेब्लिश्ड इन 1935। आरबीआई कब बना था? भारत में जो रिजर्व बैंक है 1935 में, अकॉर्डिंग टू एक्ट 1934। आरबीआई का एक्ट कौन सा है? 1934 1934 एक्ट के अकॉर्डिंग आरबीआई की स्थापना हुई थी। कब? 1935 में। हम ये कह सकते हैं 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। कोई ये पूछ ले कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन जो इसका एक्ट है वो कौन सा है? 1934 1934 में। भारतीय अर्थव्यवस्था में नोटों की छपाई करना और उसकी आपूर्ति करने का काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। तो दोस्तों ये जो इंफॉर्मेशन है, जितने भी सन्स हैं, ये आप सभी को याद करने चाहिए, याद रखने भी चाहिए। अब हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसकी मैनेजमेंट क्या है, तो हम ये करेंगे on the recommendation of Hilton Young Commission, Reserve Bank of India is established on 1 अप्रैल 1935। मैंने पहले बता दिया आप सभी को। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुई थी। To begin with, both the government as well as individual had shares in Reserve Bank of India. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब स्टार्टिंग हुई थी, स्टार्टिंग में गवर्नमेंट भी इसके शेयर खरीद सकती थी और इंडिविजुअल भी इसके शेयर को खरीद सकते थे। Its total capital of ₹5 crore was divided in 5 lakh shares of 100 each। इसकी जो इनिशियल कैपिटल थी कितनी थी? 5 करोड़ रुपीस, जो 5 लाख शेयर्स में डिवाइड हुई थी। 5 लाख शेयर्स ऑफ 100 each। आफ्टर इंडिपेंडेंस रिजर्व बैंक ऑफ वाज नेशनलाइज्ड इन 1949। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज कब हुआ? 1949 में। Shares of the individuals were purchased by the government at the rate of ₹118 and annas 10 only per share। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज मैनेज्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसके जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मैनेज करने का काम कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड के जो जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं वो मैनेज करने का काम करते हैं। पर्सनली
प्रेजेंटली दिस बैंक कंसिस्ट ऑफ 20 मेंबर्स। इस टाइम इसके कितने मेंबर्स हैं? जो 20 मेंबर्स हैं, जिसमें से हम इसको ये मैनेजमेंट बॉडी है, इसकी 20 मेंबर्स हैं बिसाइड्स गवर्नर्स, एक गवर्नर एंड 4 डिप्टी गवर्नर्स, एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर और 4 ही डायरेक्टर विच इज नॉमिनेटेड ईच बाय द 4 लोकल बोर्ड्स। लोकल बोर्ड्स इसको नॉमिनेट करेंगे। बिसाइड्स 10 डायरेक्टर्स एंड 1 गवर्नमेंट ऑफिसर आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इन नॉमिनेटेड करती है 10 मेंबर्स को, जिसमें से 10 तो क्या है? डायरेक्टर। दिस बोर्ड्स आर एस्टेब्लिश्ड रिस्पेक्टिवली इन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली। According to the Reserve Bank of India Act, the term of nominated member is for 4 years. जितने भी इसके मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, इसकी जो कार्यकाल है कितने का है? 4 साल का। गवर्नर और डिप्टी गवर्नर जो होते हैं उनको जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कितने साल के लिए करती है? 5 साल के लिए। तो इनका कार्यकाल कितना है? 5 साल के लिए। बैंक हेड ऑफिस हमारा जो रिजर्व बैंक का है वो कहाँ स्थित है? मुंबई में। द बैंक हैज 4 ऑफिसेज एंड 14 ब्रांचेस। इसके 4 ऑफिस हैं और 14 ब्रांचेस हैं। अब इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों, वो करेंगे हम मेन फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम इसके फंक्शंस को करेंगे। द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये क्वेश्चन आता है लगभग 90% हर बार ये क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हम कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिस फंक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और इसको हम एक फिगर की सहायता से भी समझ सकते हैं। लाइक दैट दिस इज द फिगर ऑफ फंक्शंस ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक। सबसे पहला हमारा ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ आरबीआई, दूसरा है डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ आरबीआई और तीसरा है रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई। रेगुलेटरी फंक्शंस को हम जो आरबीआई का रेगुलेटरी फंक्शन है, इसी से दूसरा क्वेश्चन भी बनता है, मेथड टू कंट्रोल क्रेडिट। ये मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इसी को बोला जाता। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एडॉप्टेड बाय आरबीआई, तो हम रेगुलेटरी फंक्शंस के जितने भी पॉइंट्स है आगे हम पढ़ेंगे, तो इसको लिख लोगे तो तब भी हमारा क्वेश्चन ये ठीक हो जाएगा। तो हम अब बारी बारी से फंक्शंस ऑफ आरबीआई को हम पढ़ेंगे डीपली। थर्ड फंक्शन हमारा डेवलपमेंट फंक्शन, ये सेकंड था सॉरी। तो पहला फंक्शन किया हमने ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ आरबीआई, दूसरा है डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ आरबीआई और थर्ड है रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे बारी बारी से। सबसे पहला करते हैं हम ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ आरबीआई अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हम ट्रेडिशनल फंक्शन को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हम पार्ट है इसका सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन। सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है। दूसरा है जनरल बैंकिंग फंक्शन, जनरल बैंकिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है। और तीसरा है प्रोहिबिटरी फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो अब हम क्या कर रहे हैं? ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ आरबीआई। ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ आरबीआई को आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, जनरल बैंकिंग फंक्शन और प्रोहिबिटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई। अब हम सबसे पहला करते हैं ट्रेडिशनल फंक्शंस का पहला सब फंक्शन, हम इसको बोल सकते हैं सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन। सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन में आरबीआई कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है, क्या क्या करता है? सबसे पहला इश्यू ऑफ पेपर करेंसी, नोट जारी करता है। आप सभी को पहले बता दिया आरबीआई एक मोनोपोली
मोनोपोली है आरबीआई के पास नोट जारी करने की। दूसरा है रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट को रेगुलेट करता है। बैंकर्स बैंक, ये सभी पॉइंट मैंने आप सभी को पहले बता दिए। बैंकों का बैंक है। बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का भी बैंक है। रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। एक्सपोर्ट असिस्टेंट, एक्सपोर्ट की सहायता करता है। चेंज ऑफ करेंसी, करेंसी चेंज करता है। ट्रांसफर ऑफ करेंसी, करेंसी को ट्रांसफर करता है। ट्रेनिंग इन बैंकिंग, बैंकिंग की भी ट्रेनिंग करता है। तो ये सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन थे जो हमारा ट्रेडिशनल फंक्शन का पहला सब पार्ट था, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, उसको कंप्लीट किया। दूसरा हम करेंगे ट्रेडिशनल फंक्शन का ही दूसरा जो सब पार्ट है, जनरल बैंकिंग फंक्शन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये हम आगे फिर करेंगे, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे जनरल बैंकिंग फंक्शन से। अभी के लिए इतना ही। आप इसको तैयार करें, बार बार पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और ये पेपर में लगभग आता है। और वैसे भी इसकी नॉलेज, क्योंकि हमारा देश का ये सेंट्रल बैंक है तो इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों।